नमस्कार, सुस्वागतम। कैसे हो आप सब? मुझे आशा है कि कुशल मंगल ही होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम देख रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी की जो हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, पुस्तक का वाचन कर रहे हैं, उसमें देख रहे हैं आदिकाल और इसका प्रकरण 1, जिसके अंतर्गत शुक्ल जी ने सामान्य परिचय लिया है। अब कथन कैसे पूछ ले जाते हैं? कई बार ऐसे पूछ ले जाते हैं कि कथन दे दिया जाते हैं, पूछ लेते हैं किसका कथन है, और अभी इतनी गहराई से भी प्रश्न पूछा जाने लगा है यूजीसी नेट में। तो ये पूछा गया था ये किस प्रकरण से लिया गया है। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि कथन किसका है, किसके बारे में कहा है, क्या चीजें हैं। तथ्य के साथ साथ आपको कथन भी याद रहने चाहिए और किस प्रकरण से लिया है ये भी याद रहना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रकरण 1, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था। अब शुक्ल जी ने क्या कहा है? शुरुआत ही की है कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। ये कथन भी महत्वपूर्ण हो गया। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले तो कथन ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया, लेकिन उसके साथ साथ इसमें एक तथ्य भी निकल कर आता है कि गाथा या गाहा कहने से किसका बोध होता था। तो गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था और दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता था। तो ये भी पूछ लिया जा सकता है कि प्राकृत का प्रमुख छंद कौन सा था या अपभ्रंश का प्रमुख छंद कौन सा था। तो ये प्रश्न पूछने के तरीके होते हैं। कई बार हम सब कुछ पढ़े होते हैं, लेकिन हमें प्रश्न सॉल्व करना नहीं आता और हम अटक जाते हैं। तो ये चीज़ होती है कि आप अच्छे से पढ़ते हैं, डीपली पढ़ते हैं, समझते हुए पढ़ते हैं कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है, तो सारी चीज़ें हमारी स्वतः ही सही होते हुए चली जाती हैं। तो उसी के लिए हम यहाँ पर हैं साथ में। अपभ्रंश, आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर कब मिला था? विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण से लगता है। मुंज और भोज के समय, मुंज और भोज का समय 1050 बताया इन्होंने संवत के लगभग। तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत, अब इन्होंने हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसके विषय में बताया है कि आदिकाल कब से कब तक का समय माना जाता है। तो बोल रहे हैं कि हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर विक्रमी संवत 1350 तथा इसे कह सकते हैं अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। कथन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। समय यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रामचंद्र शुक्ल जी ने समय क्या बताया? वैसे हम समय को कई बार देख चुके हैं, लेकिन अगर बार बार आपके सामने ये तथ्य आ रहा है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया ना। और शुक्ल जी ने आदिकाल का समय निर्धारण और कैसे किया है? तो महाराजा भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय के कुछ पीछे तक, यानी कि हमीरदेव का जब समय था उसकी और बाद तक, यानी कि आगे अगले समय तक चलता रहा था। ठीक है। यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे जाती है। अगर जनश्रुति देखा जाए तो आदिकाल को और पीछे ले जाती है। संवत 770 में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान सिंह के सभासद पुष्य नामक किसी बंदीजन के दोहे में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। और ये किसने कहाँ से लिया है? शिव सिंह सरोज पर से इन्होंने बताया कि ये 770 तक ले जाते हैं समय को, लेकिन मैं 1050 से ही ले रहा हूँ। पर इसका कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं समय 1050 से ले रहा हूँ। शुक्ल जी की यही विशेषता है कि वो सारी चीजें पहले समस्या रखते हैं और फिर उसका समाधान करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्षों के भीतर तो रचनाओं की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं हुआ। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती थी। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है, तब से ही हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बंधी हुई पाते हैं। राजाश्री, कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। कथन से महत्वपूर्ण है और तथ्य भी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। इसी के अंतर्गत यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य कर इस काल को हम वीरगाथा काल
हमने वीरगाथा काल कहा है, या मैं इसको वीरगाथा काल नाम दे रहा हूं। तो ये तो हो गई वीरगाथा काल के नामकरण की बात। फिर से अब दूसरी बात बोल रहे हैं शुक्ल जी। दूसरी बात इस काल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो संदिग्ध है और कुछ असंदिग्ध है, कुछ संदिग्ध है। जो असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृता भाषा है, यानी कि प्राकृतों की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध है, बद्ध हिंदी है। इस अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय यह है, क्या है कि उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा ये नहीं है जिस समय की इसकी रचना मिलती है। यह उस समय के कवियों की भाषा है, यानी कि ये क्या थी, जो भाषा बता रहे हैं कि पहले जो भाषा क्या होती है, पहले धीरे धीरे काव्य में आती है और फिर धीरे धीरे क्या होता है वो सामान्य लोगों के अंदर, मतलब धीरे धीरे जन सामान्य तक पहुंचती है। तो उसी का ये उदाहरण दे रहे हैं कि इस अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय यह है कि उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा ये नहीं थी जिस समय की इनकी रचनाएं मिलती है। उस समय क्या है, कवियों की भाषा थी। सरलीकरण होता है ना भाषा का, उसका यहाँ पर उदाहरण देखने को मिलता है। कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिए हैं, जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिए जाने लगे। विभक्तियां, कारक चिन्ह और क्रियाओं के रूप आदि भी बहुत कुछ अपने समय से कई सौ वर्ष पुराने रखे हैं। बोलचाल की भाषा घिस घिसाकर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी सारा वही रूप न लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते हैं जो उनसे कई सौ वर्षों पहले से कवि परंपरा रखती चली आती थी। और ये बोल रहे हैं कि चारण क्या होते हैं, वो धीरे धीरे उनके अंदर परिवर्तन आता है और ये जो भाषा थी धीरे धीरे परिवर्तित हुई है। आगे बोल रहे हैं शुक्ल जी, और ये महत्वपूर्ण है। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने और भाषा के कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। ये कथन इम्पोर्टेंट है, कथन बहुत इम्पोर्टेंट है ये शुक्ल जी का, कि अपभ्रंश के नमूने हमें पदों में मिलते हैं। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उससे पीछे तक पोथियों में चलती रही। विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य में एक और तो पुरानी परंपरा के कई कवि संभवतः जो शारंगधर हमीरदेव की वीरता का वर्णन ऐसे ही भाषा में कर रहे थे। और ये भाषा का उदाहरण भी यहाँ शुक्ल जी ने दिया है कि चलिए वीर हमीर पाभर मेनी कंपई। और ये भाषा का वर्णन करने के लिए यहाँ पर वो दिया है, उदाहरण दिया है शारंगधर की पंक्ति का, हमीर से दिगमग ने अंधार दुली सुर्राही अच्छाई। और ये भाषा के लिए दिया है, लेकिन शुक्ल जी ने अगर उल्लेख किया है तो महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी ओर भाषा के बारे में क्या बोल रहे हैं कि दूसरी ओर खुसरो का कथन है कि दूसरी ओर खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचाल की भाषा में पहेलियां मुखरी कह रहे थे। कैसी? एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया। ये खुसरो जी की भाषा का उदाहरण है और ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी प्रकार 15वीं शताब्दी में एक और तो विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृताभास पुरानी काव्य भाषा भी बनते रहे। कौन सी? बालचंद बिज्जावई भाषा दुई नहीं गुच्चू दुज्जन हासा। अब ये तो हो गई किसके? विद्यापति का उदाहरण हो गया। अब एक और है कबीरदास जी का कि दूसरी ओर कबीरदास अपनी अटपटी बानी इस बोली में सुना रहे थे। कौन सी? किस प्रकार की? कि अगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया झारी, उत्तर दक्षिण में पंडिता रहे विचारे विचारे। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं शुक्ल जी? सारांश यह है कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी की मध्य तक चलती रही। एक ही कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है, पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देशी भाषा का। इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित करा है। कैसे? देसिल बैना सब जन मिठा ते जपो अभट्टा। अर्थात क्या बोल रहे हैं विद्यापति जी कि अर्थात देश भाषा या जो बोलचाल की भाषा थी सबको मीठी लगती है।
इससे वैसा ही अपभ्रंश, वैसे ही क्या है, अपभ्रंश है। देसी भाषा मैं कहता हूँ, यानी कि जो बोलचाल की भाषा सबको पसंद है और वैसी ही भाषा में मैं अपनी रचना लिख रहा हूँ, मैं अपनी वाक्य बोल रहा हूँ। इस कथन का ये अर्थ है। और वो भाषा कौन सी थी? अपभ्रंश। उस समय की अपभ्रंश सामान्य भाषा थी। विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा है। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है। अतः हम भी इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार करेंगे। किस शब्द का? देसी भाषा शब्द का बोल रहे हैं कि मैं ये शब्द, देखो शुक्ल जी क्या है ये भी बता देते कि मैं कौन सा शब्द कहाँ से ग्रहण कर रहा हूँ, कौन सी बात कहाँ से ले रहा हूँ, कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है। मतलब एक एक चीजों को स्पष्ट करते हुए चलते हैं। इस आदिकाल के प्रकरण में पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करके तब देशी भाषाओं की रचनाओं का वर्णन करेंगे। पहले क्या करेंगे? हम अपभ्रंश की रचनाओं को करेंगे और फिर देसी भाषाओं की रचनाओं का वर्णन करेंगे। फर्स्ट में इसको करेंगे और सेकंड में इसको करेंगे, ये शुक्ल जी कह रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे आदिकाल का प्रकरण 2 अपभ्रंश भाषा। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। और ऐसे ही करके हम हर एक प्रकरण को पढ़ते रहेंगे। और आप भी क्या कीजिए, आप जो रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको नहीं हो तो सबसे पहली बात तो आपके पास होगी, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। आप एक हाइलाइटर ले लीजिए, पेन ले लीजिए, अंडरलाइन करते हुए चलिए, समझते हुए चलिए। कोई विशेष तथ्य समझ आ रहा है तो उसको लिखते हुए भी चलिए। और अगर नहीं है तो भाई खरीद लो, मार्केट जाके खरीद लो, नहीं मिल पा रही ऑनलाइन मंगा लो, क्योंकि ये किताब ऐसी है कि हर एक विद्यार्थी के पास, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के पास होनी ही चाहिए। तो कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। और क्लास खत्म हो रही है लेकिन पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। तो उसी के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो एक कमेंट भी कर दिया करो, जिससे हम भी अप्रिशिएट होते हैं और मुझे पता भी चलता रहता है कि क्लास कैसी रही और क्या आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, या क्या विशेष चीजें लेकर आ सकते हैं। कोई विशेष तथ्य हो तो जानना हो वो भी आप बता दिया करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।